जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। और इतिहास में हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? इतिहास में हम मौर्य वंश के शासक अशोक के बाद अशोक तक पहुंच चुके थे। अब हम अशोक के बाद उसके आगे वाले जो शासक है उनके बारे में पढ़ेंगे। अशोक के बाद धीरे धीरे शासन कमजोर पड़ता चला गया। जैसे हम जानते हैं कि अशोक के बाद शासन कमजोर पड़ता चला गया। जैसे अशोक का बेटा कुणाल, उसके बाद शासक कमजोर होते चले गए। जब कमजोर होते चले गए तो क्या हुआ? कमजोर हुए, उसके बाद एक शासक आया शुंग। शुंग वंश का एक व्यक्ति आया, पुष्यमित्र शुंग। उस व्यक्ति ने, जो मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक था ना, बृहदत्त। बृहदत्त जो मौर्य साम्राज्य का आखिरी शासक था, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी। तो अब हम जानेंगे शुंग वंश के बारे में। हम पढ़ चुके थे मौर्य वंश तक, अब हम जानेंगे शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश क्या था? तो अब चलिए अब शुरू करते हैं। शुंग वंश के बारे में जानते हैं, शुंग वंश में क्या क्या था। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास में क्या? इतिहास में पढ़ रहे हैं शुंग वंश। अब ये शुंग वंश की काल कौन सा है, कब से कब तक रहा है शुंग वंश? तो ये शुंग वंश 185 बीसी से लेकर 73 बीसी तक, 73 बीसी तक रहा है। मतलब आप जानते हैं, यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको, ये पीछे की तरफ चलते हैं इतिहास। यहाँ पे 150 से लेकर 73, तो ये पीछे की तरफ चलता है। तो इसकी इसका ये काल रहा है, इसमें सारे शासक इसके आ जाएंगे इसी समय में। तो इसके ये कौन सा साम्राज्य में? ये ब्राह्मण साम्राज्य के थे, ब्राह्मण साम्राज्य। ओके, ये इनके संस्थापक कौन थे? जो ये शुंग वंश था, इसके संस्थापक कौन है? किसने इसकी नींव रखी? तो वो थे, संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र सिंह ने इसको हरा कर, इसकी मृत्यु करके इस वंश को अपनाया। इसने अपना वंश चालू किया। तो पुष्यमित्र का शासनकाल कब से कब तक रहा है? पुष्यमित्र शुंग का शासनकाल रहा है 185 बीसी से लेकर 149 बीसी तक। 185 से लेकर 149 बीसी तक, लगभग लगभग कह सकते हैं कि 50 35 36 वर्ष के करीब करीब रहा है इनका शासनकाल। 36 वर्ष के करीब रहा है इनका शासनकाल। ओके, इन्होंने जो पुष्यमित्र सिंह थे, इसकी राजधानी कौन सी थी? उस समय की राजधानी कौन सी थी? तो इनकी राजधानी थी विदिशा। विदिशा वर्तमान एमपी में। कहाँ पे? विदिशा वर्तमान एमपी, वहां पे इनकी राजधानी थी। ओके, अब और इनकी राजभाषा क्या थी? जो ये लोग भाषा प्रयोग करते थे, वो भाषा कौन सी थी? ये लोग जो भाषा प्रयोग करते थे, भाषा कौन सी थी? अभी हम लोग हिंदी भाषा अगर प्रयोग करते, तो वो लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते उस समय? कोई प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करता था, तो वो लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते? वो लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे वो थी संस्कृत। उस समय शुंग मित्र, बोल सकते हैं शुंग वंश के लोग कौन सी भाषा प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा। कौन? शुंग मित्र, पुष्यमित्र शुंग। ओके, इसने अशोक के, जो पुष्यमित्र शुंग था, ये अशोक से बड़ा ही चिढ़ता था, क्योंकि इसने, बोल सकते हैं कि मौर्य समाज को, जो राष्ट्रीय आखिरी शासक बृहदत्त, उसकी हत्या करने के बाद ये इस शासन को अपनाया। तो इसके जो, बोल सकते हैं कि बृहदत्त के दादा परदादा, बोल सकते हैं अशोक, अशोक ने जो वो स्तूप, 84,000 स्तूपों की स्थापना करवाई थी। उन स्तूपों को, तो 84,000 स्तूपों की स्थापना करवाई। उन स्तूपों को इसने सुंगमित्र शुंग ने तुड़वा दिया। 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया। पर बाद में ये आगे एक स्तूप बनवाएगा, जो खुद ही ये बनवाएगा। तो इसने कौन सा स्तूप तुड़वा दिया? कितने? 84,000। 84,000 संख्याएं बहुत ज्यादा होते हैं, जो समय अशोक ने बनवाए थे। एक एक और ये जो है पुष्यमित्र शुंग, इसने एक स्तूप बनवाया। उस स्तूप का नाम बरहुत, बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। किसने? सुमित सुरज। मैंने आपको बताया कि आगे जाके बनवाएगा। तो उसने बरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। ओके, स्वयं इसने खुद करवाया था अपने लिए, किसी के बोल के नहीं, स्वयं इसने बोला कि हाँ जाओ ये वाला निर्माण करवाओ। ओके, तो इसने इसका निर्माण करवाया। इसके काल को, ये जो पुष्यमित्र सिंह का काल है, इसको वैदिक काल का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इसमें वेद का, इस समय वेद बहुत ज्यादा प्रचलन में आए, बहुत ज्यादा उपयोग किए गए, वेदों का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया है। तो इसे वेदों का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है, वेदों का पुनर्जागरण काल। ओके, और ये इसके समय ना यवनों का आक्रमण हुआ था। इसके समय यवनों का आक्रमण हुआ। ओके, इसके समय जो यवन थे वो आक्रमण हुआ, तो यवन इसके समय आए और आक्रमण। अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में, शुंग वंश के बारे में, जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके बारे में।
उनके शासन उनके दरबार में एक कवि रहते थे, या हो सकते एक व्यक्ति रहते थे, वो थे कौन से? पतंजलि। पुष्यमित्र सुन के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे, वो कौन थे? वो थे पतंजलि। पतंजलि पतंजलि के क्या-क्या कार्य हुए हैं? पतंजलि जो हैं, इन्होंने क्या लिखा है? ये लिखा है योग शास्त्र। पतंजलि जी ने जो लिखा है वो एक लिखा है योग शास्त्र, इनकी पुस्तक है। जो योग शास्त्र हम लोग योग वगैरह करते हैं, वो योग शास्त्र इन्होंने लिखी। और और ये महाभाष्य है। महाभाष्य ये व्याकरण है। महाभाष्य व्याकरण जो पाणिनि थे, उनकी पुस्तक अष्टाध्यायी से लिया गया है। कुछ हिस्सा उससे प्रेरित होकर इन्होंने ये लिखा था। क्या लिखा था? महाभाष्य। ओके। और क्या है पतंजलि? पतंजलि ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ वो होता है जो कोई 2 मतलब बोल सकते हैं 2 घोड़े ले, एक मतलब एक घोड़ा लिया, बहुत बड़ा एरिया है पूरे राज्य में, वो घोड़ा छोड़ दिया, यज्ञ करवा के घोड़ा छोड़ दिया। अब वो घोड़ा जहाँ-जहाँ तक जाएगा, जहाँ-जहाँ तक वो घोड़ा जाएगा, वो उतना राज्य उस शासक का आ जाएगा। अगर कोई उसका विरोध करता है या कोई कहता है नहीं, ये घोड़ा यहाँ पे नहीं आएगा, तो अगर कोई विरोध करता है तो वो राजा उससे लड़ने की चुनौती देता है कि अगर तुम मेरे घोड़े को पकड़ो तो तुम मुझसे लड़ना पड़ेगा। जो राजा यज्ञ करवाता है ना यज्ञ, तो वो बोलता है कि अगर तुम मेरे घोड़े को पकड़ लिया तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो अपना राज्य जो मेरा जहाँ तक मेरा घोड़ा गया है वो मेरे का अंडर कर दो, मुझे दे दो। तो अगर जो राजा नहीं देता था वो युद्ध करता था, और जो देता था वो अच्छी बात है, दे दिया तो दे दिया। तो ऐसी बात होती है, जिसे कहते थे अश्वमेध यज्ञ। इसमें यज्ञ करवा के घोड़े को छोड़ दिया जाता था। और किसके लिए करवाया था इसने? पुष्यमित्र शुंग के लिए। जो पतंजलि थे इन्होंने किसके लिए यज्ञ करवाया था? वो करवाया था पुष्यमित्र शुंग के लिए। ओके। और पुष्यमित्र शुंग के उत्तराधिकारी कौन है? पुष्यमित्र शुंग है, उसके उत्तराधिकारी धीरे धीरे आएंगे ना, तो उसके कौन कौन उत्तराधिकारी हुए? तो पुष्यमित्र सिंह का बेटा अग्निमित्र, अग्निमित्र इसका उत्तराधिकारी बड़ा बेटा। तो ये क्या है? इसने 2 युद्ध लड़े, एक विधवा विधवा युद्ध, विधवा युद्ध हुआ। वो कहाँ कहाँ हुआ? किसके बीच हुआ? यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच। किस वजह से हुआ? जो यज्ञसेन थे, इनकी बहन थी एक मालविका, मालविका इनकी बहन थी, तो इनको कुछ हो गई आस्की वगैरह, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा मैं इनसे शादी करूंगा, तो उन्होंने मना कर दिया। यज्ञसेन ने मना किया तो उसने बोला तुम मुझसे युद्ध लड़ो, फिर तो मैं छीन के ले जाऊंगा। तो फिर युद्ध हुआ, बाद में ये हारा और ये मालविका गई, उड़ गई इसके साथ। तो ये इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ओके। फिर और कौन सा इसका बेटा है? उसका पुष्यमित्र का। फिर है वसु ज्येष्ठ, बोल सकते हैं आगे वाला उत्तराधिकारी वसु ज्येष्ठ। फिर वसुमित्र, वसुमित्र से आपको कुछ याद आ रहा है? आ रहा तो मुझे कमेंट में बताइएगा। वसुमित्र, फिर उसके बाद देवभूति, देवभूति जो अंतिम शासक रहा है, देवभूति जो अंतिम शासक रहा है किसका? शुंग वंश का, शुंग वंश का अंतिम शासक रहा है। ओके। कौन सा? देवभूति। ओके। अब और जानते हैं, अब जानते हैं अग्निमित्र के बारे में थोड़ी और। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अग्निमित्र शुंग के बारे में। अग्निमित्र कौन था? क्या था? अग्निमित्र था, आपको पता है अग्निमित्र किसका पुत्र था? अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। तो अब शासन किसके हाथ में आ गया? 149 बीसी के बाद अग्निमित्र शुंग के हाथ में। शासन किसके हाथ में आ गया? अग्निमित्र शुंग के हाथ में। अब शासन कौन करेगा? अग्निमित्र शुंग। अब अग्निमित्र शुंग के बारे में जानते हैं क्या किया अग्निमित्र। अग्निमित्र ने कलिंग के विरुद्ध अभियान किया। इसने जो कलिंग युद्ध था उसके विरुद्ध अभियान किया। उस समय कहाँ के क्या शासक थे? कलिंग में कौन शासक थे? उस समय चेदी और कालीचूरी वंश का शासक था वहां पे। कलिंग में कौन सा? चेदी या कालचुरी वंश, कौन सा शासक था? चेरी या कालचुरी वंश, वहां पे कहाँ पे? कलिंग में। तो इसने अभियान चालू किया। और इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक था उस समय कहाँ पे? कलिंग में महामेघ वाहन, संस्थापक था। ओके। किसने? कलचुरी वंश के संस्थापक। ओके। पेटरी वंश का प्रतिपाती शासक। अब किस किसके बीच में हुआ था युद्ध? कलिंग में किसका? अग्निमित्र और पेटी वंश का प्रतिपातक शासक खारवेल, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ। किसके? इसके बीच में खारवेल, इनके बीच में युद्ध हुआ। तो युद्ध में कौन जीत गया? खारवेल जीत गया। अब खारवेल सारा चीज जीत गया तो ये खारवेल के हाथ में शासन आ गया। अब जानेंगे खारवेल के बारे में कि खारवेल क्या था। तो ये ज्यादा इसमें कुछ है नहीं जानने के लिए, ये ज्यादा पेपर के महत्वपूर्ण नहीं है।
तो ज़्यादा जो महत्वपूर्ण वो हम बताते जाएंगे, तो इसलिए इसको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। इसलिए इतना याद रखना है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध आपको पता है कब हुआ था? 261 बीसी में। किसके समय पे हुआ था? अशोक के समय पे। ओके, जिससे अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, है ना। तो आपको कलिंग युद्ध याद रखना है। आप जानते हैं खारवेल के बारे में? खारवेल, खारवेल में एक गुफा का अभिलेख लिखे हैं, उसके अभिलेख लिखवाए गए हैं, वो है हाथी गुफा। हाथी गुफा में अभिलेख मिले हैं। हाथी गुफा में अभिलेख अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? अभिलेख लिखे हैं प्राकृतिक भाषा में। प्राकृतिक भाषा में जारी करवाया था खारवेल ने अभिलेख। ओके, हाथी नाम है गुफा में। क्या गुफा का नाम है? हाथी गुफा अभिलेख। ओके, ये इसमें किसकी बात कही गई है? जो हाथी गुफा अभिलेख है, इसमें किसके बारे में बताया गया? इसमें क्या बताया गया? कलिंग प्रशासन के बारे में बताया। कलिंग कैसा प्रशासन था, कलिंग में कैसा कैसा प्रशासन था, इसने बताया। कलिंग में कैसे कैसे लोग रहते थे, कैसा प्रशासन था, कैसी प्रशासन व्यवस्था थी, शासक कैसे थे, व्यक्ति कैसे थे, सारा कुछ इसमें बताया गया कलिंग के प्रशासन के बारे में। वहां पे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था प्रशासन के द्वारा। तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखी है। अब और क्या है, इसमें एक शब्द की बात करी गई, वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष शब्द है ना, अभी हम भारत का उपयोग करते हैं, तो भारतवर्ष शब्द कब प्रयोग में आया? वो 149 बीसी पूर्व, है ना, 149 बीसी में उल्लेख मिला है। कहां से अभिलेख मिला है? हाथी गुफा से, हाथी गुफा अभिलेख से किसका? भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है या उल्लेख मिला है। तो हमें भारत की जानकारी हमें कब से मिली है कि ये भारत, इस नाम को भारत कब से कहा गया? 149 बीसी में अभिलेख में हमें इसकी जानकारी मिलती है। किस अभिलेख में? वो है हाथी गुफा अभिलेख में। अब हम इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं, कौन से शासक क्या क्या। अब जानते हैं इस काल में आखिरी शासक और आखिरी वंश के बारे में। फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम करेंगे सातवाहन वंश। तो इस टॉपिक में अब कौन सा वंश बचा है? कण्व वंश। कण्व वंश, कण्व वंश का शासन कब तक रहा है? तो वो 73 बीसी से लेकर 30 बीसी तक। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं जानने के, तो इसलिए मैं इसमें सिर्फ इनके शासक के बारे में बताया था, उनका नाम बताया था बस, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं जानने के लिए। तो कण्व वंश के शासक कौन थे? वसुमित्र। इनकी इनके बाद कौन से शासक रहे? भूमित्र। उसके बाद सुसैन। तो अंतिम शासक कौन रहेगा? अंतिम शासक सुसनमन, यही सुसैन। ओके, अंतिम शासक। इन्होंने 2 राजधानी बनाई। 2 राजधानी कौन सी थी? कण्व वंश की 2 राजधानी कौन सी थी? वासुदेव के समय, तो वासुदेव के समय 2 राजधानी थी, एक तो पाटलिपुत्र बिहार, दूसरी विदिशा एमपी। तो 2 राजधानी थी, एक तो पाटलिपुत्र बिहार, विदिशा एमपी। इनके जो वसुमित्र थे, वसुदेव, उसके बाद अलग अलग शासक है, जैसे वासुदेव के बाद भूमित्र, उसके बाद सुसैन, और सुसैन इनका आखिरी शासक था। किस वंश का? कण्व वंश का। तो अब ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। और अब वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही थी और अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है। जय हिंद, जय भारत।